हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और अभी मैं 6 की एनसीईआरटी करा रही हूँ, जो कि आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है। देन 7 की करेंगे, फिर हम 8 की करेंगे। उसके बाद हमारी 9th एंड 10th की एनसीईआरटी मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 9th की एनसीईआरटी साथ साथ लेकर चलूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि 1 पैराग्राफ साथ साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि 9th और 10th की एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है, उसे हमें अच्छे से समझकर पढ़ना होगा। ठीक है। और मैं जल्द ही बीपीएससी 3.0 के लिए अपना रोड प्लानर देने वाली हूँ। आज शाम तक आपको रोड प्लानर मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज है हमारा चैप्टर 8। तो हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने अभी 7 में पढ़ा था गांव का प्रशासन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शहरी क्षेत्र का में, मतलब गांव में कैसी आजीविका चलती थी, अब शहर में आजीविका कैसी चलती है। मतलब दोनों आजीविका में आपसे अंतर और सिमिलरिटी पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों लेसन को अच्छे से आप ध्यान से सुने, जिससे आपको क्लियर हो सके कि शहर और गाँव में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। और गाइस, इसमें क्या है कि आपको लेसन जो है वो आपको मतलब कहानी बेस पे हर चीज़ समझाई जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें कहानी यानी कि स्टोरी बेस पर ही पढ़ाना होता है। एग्जाम्पल भी हमें डेली लाइफ के ही देने पड़ते हैं, जो कि हमारी पेडागोजी में कहा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसी रहती है। एक लड़की है, वो कह रही है यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए। तड़के मतलब जल्दी ही। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ये जो भी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि शहर में ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ऑटो वाला था, अखबार वाला था, ये सारी चीज़ें शहर में रहती हैं। ठीक है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था, जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाला एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से कितना 2 किलोमीटर था। ये है कहानी। ये है बच्चू माझी की एक रिक्शा वाली की कहानी। इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि EMRS TGT सोशल साइंस का जिसने पेपर दिया होगा तो उसने देखा होगा एक छोटी सी कहानी देकर हमसे उस कहानी से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इस कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उन्हें भी ध्यान से हम लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर चैप्टर का सॉल्यूशन भी करवा दूँगी। ठीक है, मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ। जो बच्चू माझी रिक्शा वाला है वो कह रहा है, मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी 3 बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं या चाहें उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूर के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब होती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में ही रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। देखिए ये क्वेश्चन, बच्चू माझी शहर क्यों गया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था? किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चू को एक दिन में छुट्टी लेने से क्या पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? तो ये चीज़ें ऐसे मतलब ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी है, पर इससे हमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ईमर्स टीजीटी का सोशल साइंस का पेपर उठाइए, उसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देता है। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और वहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते और डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। जो मतलब रोड पे दुकान बनाकर बेचते हैं, मतलब पुलिस वाले उन्हें कभी भी दुकान हटाने को कह देते हैं। मतलब अपना रोज़ का काम चलाते हैं। कोई अपनी तिरपाल, कोई फट्टी या पन्नी लगाकर दुकानें चलाता है। ठीक है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीदकर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों से 12% लोग सड़क पर काम करते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 12% लोग। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। जो शहर और फुटपाथ पे मतलब गलियों में सामान बेचते थे उनको अभी तक कैसे देखते थे? रुकावट की तरह। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास करने की जगह होगी, मतलब काम करने की उनके पास
जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि सरकार में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाएगा। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आप अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उनकी आजीविका भी वो अपनी अच्छे से चला सकेंगे, ठीक है। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दे पर निर्णय करते हैं। ये जो फुटपाथ की बात है, तो ये बात एक मुकदमा हुआ था, ओल्गा टेलिस का मुकदमा हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी। उन्होंने आजीविका के लिए ही मतलब वो मुकदमा हुआ था, ओल्गा टेलिस वर्सेस शायद मुंबई, इफ आई एम रॉन्ग, तो ठीक है। तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था, जैसे हम अपॉइंटमेंट कहते हैं, ठीक है। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों पर परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहाँ पर लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब शहर में क्या होती है बड़ी दुकान, तो बड़ी दुकानों के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। हरप्रीत कह रहा है मेरे पहले पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। कब? इतवार के समय और त्योहार के समय, मतलब इतवार में छुट्टी रहती है और त्योहारों में छुट्टी रहती है, तो मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते हैं। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। वंदना हमें कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। वंदना कहती है हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कहाँ से माल? मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से ये पढ़ चुके थे हम। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न एवं रेडियो पर चैनल का विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हमें इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ओ माय, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं।
ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। ठीक है, जो नगर निगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना वो पहले, तो नगर निगम ही तय करता है कि सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रहेगा। मतलब एक दिन सप्ताह में बाजार बंद रहता है ना, तो उसे कौन करता है? वो नगर निगम करती है। और जो पक्की दुकानें होती हैं उनके पास क्या होते हैं? लाइसेंस होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री, मतलब शहर में फैक्ट्री भी होती है। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस पकड़ के फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कभी भी उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से हमारा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई, मतलब क्योंकि वो बस भरी थी तो उसमें वो फंसी थी। ठीक है, मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लगा था कि शायद ये किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है। क्या? लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो नियमित मजदूर और अनियमित मजदूर दोनों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनियमित मजदूर जो रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं वो अनियमित मजदूर होते हैं। ठीक है, हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरह तय कर रहे थे, मतलब घड़ी करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वहाँ मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला बड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम निपटा पाती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है, मतलब ज़्यादा होता है तो, ठीक है, या जल्दी का होता है तो। निर्मला रोज़ 8 घंटे काम करती है और 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है।
निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। तो ये कैसे हैं? सारे अनियमित मजदूर हैं। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री। कौन सी? पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटा से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं दफ्तर की। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। जो मौसी सुधा है वो क्या है? उनकी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियां की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो हर शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लाते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के लिए सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। तो मौसी कैसी हैं? इनकी स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे हैं। क्या फायदे हैं? बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर पैसा मिलता है यानी कि पेंशन। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलता है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी है और उनके परिवारजनों के लिए इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने में तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो ये है नियमित और अनियमित मजदूरों के बारे में इस लेसन से क्वेश्चन बनता है। सो ध्यान से इस लेसन को पढ़ना, ठीक है, सुनना। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन में बनाए रखता है। तो ये था आज का हमारा पॉलिटी का 8 चैप्टर, जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी 6 क्लास के NCERT भी समाप्त हो जाती है। तो 8 क्लास के चैप्टर में पहले तो गांव के जीवन के बारे में बताया गया है, कैसा गांव का जीवन है, और वहाँ पे दैनिक और साप्ताहिक मजदूरी के बारे में भी बताया गया है।
और देन 8 क्लास में मुझे 8 चैप्टर में शहरी जीवन के बारे में, आजीविका कैसे चलाते हैं, वहाँ पे नियमित रोजगार और अनियमित रोजगार के बारे में बताया गया है। तो आप नियमित रोजगार और अनियमित रोजगार दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नियमित रोजगार किसे कहते हैं? जो जिनकी जॉब कंटिन्यू रहती है, महीने में उनकी सैलरी आती है, तीज त्यौहार पे उन्हें छुट्टियाँ मिलती हैं, पेंशन मिलती है और कई सुविधाएं मिलती हैं। अनियमित रोजगार ये होता है कि काम पड़ने पर बुला लिया, दैनिक मजदूरी दे दी, ये अनियमित रोजगार होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये NCERT सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको ये NCERT सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं उसके लिए मैं और अच्छा बेहतर प्लान करने का काम करती हूँ, मतलब और अच्छे से तैयारी करने की प्रिपरेशन करती हूँ। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।